हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल टेस्ट की। क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा ही जाता है, बोर्ड एग्जाम में, जहां पर ये पूछा जाएगा कि आपको ये जो पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है इनको आप किस केमिकल टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे केमिकल टेस्ट की, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हैलोएल्केन्स हैलोरीन में, अल्कोहल, फिनॉल्स और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस और एनिलीन्स। आज इन सभी का डिस्टिंग जो टेस्ट होगा वो मैं आपको आज की क्लास में समझाऊंगा। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं और लेक्चर पूरा देखना, क्योंकि सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट में आज की क्लास में जो है कवर करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हैलो एल्केन्स और हैलोरीन्स में। अब मैंने आपके सामने कुछ कंपाउंड्स लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ हैलोरीन्स होंगे, कुछ हैलो एल्केन्स होंगे। तो पहले मैं थोड़ा बेस बनाता हूं कि अगर हैलोएल्केन और हैलोरीन में कोई आता है तो आप उनके डिस्टिंग्विश टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर आपको करना क्या होगा, यहां पर टेस्ट का नाम है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो पहले तो आपको टेस्ट का नाम याद रखना है कि कौन से टेस्ट से आपने इनको डिस्टिंग्विश करना होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट को आप यहां पे यूज करेंगे। लेकिन सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो होता है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। अब देखिए, जब भी कोई हम टेस्ट करते हैं तो वहां पर कोई ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जैसे कि कोई पीपीटी बन रहा है तो उसका कलर बता दीजिए, कोई गैस निकल रही है, या तो कोई भी ऑब्जर्वेशन होगा जो हमें बताना होगा, कोई कलर फॉर्मेशन हो रही होगी कंपाउंड्स की, तो वो बतानी पड़ती है ताकि हम बता सकें कि ये चीज यहाँ पर हो रही है और इस तरह से कलर बन रहे हैं। तो यहां पर सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में जब आप काम करते हैं तो आपको करना क्या है, आपने यहाँ पे दो स्टेप्स में रिएक्शन करनी है। देखिए, स्टेप 1 में आपने जो भी कंपाउंड लिया होगा उसको रिएक्शन करना है विद एक्वस KOH, ठीक है। और एक्वस KOH के साथ जब रिएक्शन हो जाएगा उसके बाद फिर आपको स्टेप 2 को फॉलो करना है। और स्टेप 2 में जाके फिर आपने क्या करना है, उसको रिएक्ट करना, उसमें डालना है, फिर ऐड करना है AgNO3, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आप एक्वस KOH डालेंगे और उसके बाद फिर आप ऐड करेंगे AgNO3। इसके ऐड होने पर यहां पर दो तरह के कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। अब या तो इसके ऐड होने पर आपको मिल सकता है AgCl और या तो आपको मिलेगा AgBr। क्योंकि जनरली जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो या तो आपको हेलोजेंस क्लोरो होगी या तो आपको हेलोजेंस यहाँ पे ब्रोमो होगी। तो अगर क्लोरीन दिया होगा तो AgCl बन जाएगा, ब्रोमीन दिया होगा तो AgBr बन जाएगा। अब AgCl का होता है व्हाइट पीपीटी, तो याद रखना है कि AgCl का कैसा पीपीटी है, व्हाइट, और इसका होता है येलो पीपीटी AgBr का, तो इसका याद रखेंगे येलो पीपीटी। तो इससे हम अपना रिएक्शंस को समझा पाएंगे। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जो ये रिएक्शन नहीं दे सकते हैं और कौन दे सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो टेस्ट होता है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट होता है, ये सिर्फ जो कि हमारे कौन कौन से कंपाउंड हैं जो इसको देंगे। तो याद रखें कि दिस टेस्ट इज गिवन बाय एक तो सारे के सारे आप ले सकते हैं इसमें हैलोएल्केन्स, तो जितने भी हैलोएल्केन्स होते हैं वो ये टेस्ट जरूर देंगे। इसके अलावा अलाइलिक हैलाइड्स अगर आप ले लेते हैं तो वो भी इस टेस्ट को देंगे। तो ध्यान रखना है कि हैलोएल्केन्स, जिसको अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, और अलाइलिक हैलाइड होता है वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन कौन है जो ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो आपने फिर सेकंड पॉइंट में लिख देना है कि दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, पहला इसमें आप याद रखेंगे जो इस टेस्ट को नहीं देगा वो हैं आपके हैलोएरीन। हैलोएरीन मतलब होता है जब बेंजीन रिंग पर कोई हैलोजन अटैच होता है तो उसको हैलोरीन कहते हैं। और सेकंड में आपके आ जाते हैं इसमें विनाइलिक हैलाइड। तो याद रखें, हैलोरीन अगर आपने ले लिया और विनाइलिक हैलाइड अगर आपने ले लिया तो वो इस टेस्ट को नहीं देगा। तो जैसे कि देखिए, सबसे पहला मैंने टेस्ट बोला है इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोबेंजीन। तो भाई अब इथाइल ब्रोमाइड जो है वो हैलोएल्केन है और जो ब्रोमोबेंजीन है वो हैलोएरीन है। तो ये हमारे लिए कौन बन गया, देखिए ये जो कंपाउंड मैंने फर्स्ट लिया है ये कौन है, हैलोएल्केन, ठीक है। और दूसरा जो हमने कंपाउंड लिया है ये कौन बन गया, हैलोएरीन।
तो हैलो अल्केन इस टेस्ट को देगा, हैलोरीन इस टेस्ट को नहीं देगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है। बट ये टेस्ट करना कैसे होता है आइए देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे को सबसे पहला करना था, तो सबसे पहला मैंने आपको दिया था इथाइल ब्रोमाइड और उसके साथ मैंने लिया था आपके लिए ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमो बेंजीन। तो टेस्ट कैसे करना है देखिए, अब इतना तो कंफर्म हो गया कि ये टेस्ट इथाइल ब्रोमाइड ही देगा, ब्रोमो बेंजीन नहीं देगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब टेस्ट करके दिखाना कैसे है, तो आपने जैसे इथाइल ब्रोमाइड लीजिए, इथाइल ब्रोमाइड होता है CH3CH2Br और इसमें डाल दीजिए एक्वस KOH। जैसे ही आप एक्वस KOH डालेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होकर OH क्या करेगा, Br को रिप्लेस कर देगा, ये OH आएगा और Br को रिप्लेस कर देगा। तो आपका फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा फिर CH3CH2OH और बाहर यहां पे क्या हो जाएगा KBr यहां से बाहर हो जाएगा। तो पहले तो आपने ये कर दिया। अब इसमें आपने क्या डालना था, सिल्वर नाइट्रेट। तो जैसे आप इसे सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो KBr जो वहां पे बना था वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो ये K+ है, Br- और ये Ag+ है और ये NO3-। तो फिर K किसके साथ जाएगा, NO3 के साथ जाएगा, तो वो बन जाएगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और AgBr बन जाएगा। तो मैंने पीछे बताया था कि अगर AgBr बनेगा तो कौन सी कलर की पीपीटी आ जाएगी, येलो पीपीटी आ जाएगी। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन किसके साथ करेंगे, ब्रोमोबेंजीन, अगर आप ब्रोमोबेंजीन लेते हैं ये और उसके साथ ये रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे कि आप उसमें एक्वस KOH डालेंगे या सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, ये सब चीजें अगर आप उसमें डालेंगे और फिर सोचेंगे कि रिएक्शन होगा और ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको येलो पीपीटी दे देगा, तो वो नहीं होगा। तो यहां पर कोई भी येलो पीपीटी नहीं बनेगी। तो ये इस रिएक्शन को करने का तरीका होता है। ठीक है, तो पहले तो ये आप आइडिया जरूर रखें कि किसके साथ रिएक्शन होने वाला और किसके साथ नहीं होने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। बाई चांस आप रिएक्शन भूल भी जाते हैं तो एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन एग्जाम में लिखकर आ जाइए कि भाई इसके साथ करेंगे तो ये चीज होगी, इसके साथ करेंगे तो नहीं होगा, तो भी मार्क्स मिल जाता है। लेकिन अगर आप रिएक्शन लिखें जरूर, क्योंकि वो चीजें फिर ज्यादा वैलिड हो जाती है। अब यही लॉजिक आपको यूज करना होगा सेकंड क्वेश्चन में। अब देखिए मैंने यहां दिया इथाइल ब्रोमाइड, अब ये इथाइल ब्रोमाइड है, ये विनाइल क्लोराइड है। तो अभी मैंने बताया था कि विनाइल क्लोराइड इस टेस्ट को नहीं देता। ये देखिए विनाइलिक जो होते हैं इस टेस्ट को नहीं देते हैं। तो सेम रिएक्शन कर देना बस, और इथाइल ब्रोमाइड इस टेस्ट को दे देगा और विनाइल क्लोराइड नहीं देगा। अब क्लोरोबेंजीन बेंजाइलिक क्लोराइड, तो क्लोरोबेंजीन किस में आ जाएगा, हेलोरीन में आ जाएगा। तो ये इस टेस्ट को नहीं देगा और बेंजाइलिक क्लोराइड देगा। बेंजाइलिक क्लोराइड जो होता है वो ये कंपाउंड होता है। देखिए अगर हम बेंजाइलिक क्लोराइड को देख लेते हैं, एक टेस्ट में आपको और करके दिखा देता हूं इसी में। देखिए अगर मैं यहीं पर देखिए जो हमने नेक्स्ट लिया हुआ है वो लिया हुआ है क्लोरोबेंजीन, लास्ट वाला देखिए आप, क्लोरोबेंजीन, और उसके साथ हमने ले रखा है बेंजाइलिक ना, क्लोरोबेंजीन लिया था और साथ में बेंजाइलिक क्लोराइड। तो बेंजाइलिक क्लोराइड जो होता है वो इस रिएक्शन को दे देगा। ठीक है, बेंजाइलिक क्लोराइड इस रिएक्शन को दे देगा। क्लोरोबेंजीन तो देखिए इस रिएक्शन को नहीं देगा, बेंजाइलिक क्लोराइड देगा। लेकिन बेंजाइलिक क्लोराइड कैसा दिखता है सर, तो बेंजीन रिंग लेंगे और बेंजीन रिंग पर बनाएंगे CH2Cl, इसको कहते हैं बेंजाइलिक क्लोराइड। और इसका रिएक्शन पहले आप कर देंगे एक्वस KOH के साथ, तो ये जो OH आएगा ये Cl को रिप्लेस कर देगा और बना लेगा बेंजाइलिक एल्कोहल, और बेंजाइलिक एल्कोहल के साथ बनेगा आपका KCl। और जैसे फिर आप इस KCl में डालेंगे बाहर से सिल्वर नाइट्रेट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने की वजह से बनेगा KNO3 और AgCl। और ये जो AgCl बनेगा इसका जो पीपीटी होता है कैसा होता है बताइए, व्हाइट होता है। तो फिर व्हाइट पीपीटी आपको मिलेगा यहाँ पे। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप करते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन, तो फिर आपको मिलेगी नो येलो पीपीटी। तो ऐसे आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आप अलाइलिक भी ले सकते हैं। अभी मैंने कोई लाइलिक का एग्जांपल तो नहीं लिया है, बट मैं बता देता हूं कि अलाइलिक कैसा दिखता है। अलाइलिक हैलाइड जो होती हैं वो कुछ इस तरह की होती है। इसमें आता है CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CH2 के साथ X। अगर इस नेचर में आपको कोई कंपाउंड दिखता है, इसमें क्या होता है, जिसमें हेलोजन लगा होता है ना उसके साथ वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है,
तो उसको कहते हैं हम अलाइलिक। तो अलाइलिक भी ये रिएक्शन दे देते हैं। पहले आप एक्वस क्यूएच के साथ रिएक्शन करना और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट। तो याद रखिए सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट का इस्तेमाल करके आप हेलोएल्कीन और हेलोरीन इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आइए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अल्कोहल चैप्टर्स की, जिसमें हम फिनॉल, अल्कोहल इनको डिस्टिंग्विश करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट है कि जैसे कि हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना आ सकता है, या फिर इथेनॉल को फिनॉल के साथ आ सकता है, या प्रोपेनॉल को प्रोपेन-टूऑल मतलब अल्कोहल को अल्कोहल के साथ ही, ये भी मिथानॉल को इथेनॉल के साथ मतलब अल्कोहल को अल्कोहल के साथ ही। तो आइए पहले देखते हैं कि यहाँ पर कौन से टेस्ट हैं जो हमें यूज करने होंगे। तो यहाँ पर जो हम टेस्ट यूज करते हैं वो हम 2 टेस्ट यूज करते हैं। देखिए पहला टेस्ट जो हम यहाँ पे यूज करते हैं उसका नाम है लुकास टेस्ट। देखिए टेस्ट के नाम तो याद रखने पड़ेंगे। तो पहला टेस्ट जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वो है लुकास टेस्ट। सेकेंड टेस्ट जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वो होता है आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। और तीसरा टेस्ट जो हम यहाँ पर यूज करते हैं वो फिनॉल के लिए यूज किया जाता है। तो फिनॉल को अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो उस टेस्ट का नाम है FeCl3 टेस्ट, FeCl3 टेस्ट। बाकी फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के और भी तरीके होते हैं, बट आप FeCl3 के साथ जा सकते हैं। जब भी आपको फिनॉल को किसी भी कंपाउंड में डिस्टिंग्विश करना हो तो FeCl3 यूज कर लो। अब ये लुकास टेस्ट सर कब यूज करना होता है? देखिए तो जब से पहला जो हमारा है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, तो कभी भी आपको तीनों डिग्री का अल्कोहल दिया हो और आपको उनमें डिस्टिंग्विश करने को बोले तो आप लुकास टेस्ट का इस्तेमाल करिए। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट आ गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, तो लुकास टेस्ट को हम जाएंगे। तो लुकास टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लुकास रिएजेंट चाहिए होता है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। तो लुकास रिएजेंट के अंदर आता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl और साथ में डाल देंगे उसमें एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लेंगे और साथ में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इस कॉम्बिनेशन को लुकास रिएजेंट कहते हैं। आप तीनों अल्कोहल लीजिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अल्कोहल का डिग्री इस बात पे डिसाइड होता है कि OH के साथ जो OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो अगर मैंने सबसे पहले लिया मान लीजिए RCH2OH तो इसको कहेंगे 1 डिग्री। फिर मैंने ले लिया RCHROH तो इसको कहेंगे 2 डिग्री। फिर मैंने ले लिया RCRCROH इसको कहेंगे 3 डिग्री। तो तीनों डिग्री के अल्कोहल को आपने लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराना है। अब ये लुकास रिएजेंट देखिए कैसा दिखता है, लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट में क्या डालना होगा आपको? पहले डालना होगा कॉन्सेंट्रेटेड HCl और साथ में डाल देंगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, ऐसे फिर यहां पर भी कर देना कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। फिर यहां पर भी कर देना कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। देखिए वैसे तो इसमें जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल्स काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं लुकास रिएजेंट के साथ। तो अगर आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ भी जाएंगे तो भी ये रिएक्शन हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है, क्योंकि मैंने बताया था कि हर टेस्ट का कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन होता है। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है उसका नाम है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? जो आपका सोल्यूशन होता है बनने के बाद, क्योंकि वैसे अल्कोहल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है, लेकिन जब ये बन जाता है रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है इसमें हैलोएल्केन्स प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो उनकी वजह से वहां पे टर्बिडिटी मतलब कि थोड़ा बहुत जो आपका सोल्यूशन है उसमें ट्रांसलूसेंट आ जाता है, मतलब कि थोड़ा बहुत कह सकते हैं मिल्कीनेस टाइप आ जाती है। ठीक है, तो उसका जो व्हाइटिश कलर सा थोड़ा सा हो जाता है जिसको चार पार देखना मुश्किल हो जाता है, तो उसको टर्बिडिटी का नाम दिया जाता है। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है? टर्बिडिटी जो आती है वो आपको हीट करने के बाद आती है। ठीक है, रिएक्शन तो सिंपल है, आपने कुछ नहीं करना, आपने इस Cl को लेना है और OH को उसके साथ रिप्लेस करते जाना है। तो पहला कंपाउंड जो आपका यहाँ बनेगा RCH2Cl और साथ में रिलीज हो जाएगा यहाँ से वाटर, क्योंकि यहाँ से OH आएगा, यहाँ से H और वाटर बन गया। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? टर्बिडिटी जो आएगी वो आएगी ऑन हीटिंग। ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि टर्बिडिटी आपको मिलेगी हीटिंग करने के बाद। अब देखो यहाँ पे भी कंपाउंड वही बनेगा जो वहां बना था, बस ये 1 डिग्री बनेगा अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ये देखिए ऐसे
बस कुछ नहीं करना है, Cl को OH से रिप्लेस कर देना है आपने और वाटर बन जाएगा। यहाँ पे जो टर्बिडिटी आती है वो 5 मिनट्स के बाद आ जाती है, तो यहां लिख दीजिए टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है, अब ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये 3 डिग्री बना लीजिए और साथ में H2O। यहां पे आएगा इमीडिएट टर्बिडिटी, मतलब जैसी रिएक्शन होगा वैसे ही टर्बिडिटी आ जाएगी। तो अगर हीट करने पे टर्बिडिटी मिलता है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 5 मिनट के बाद आ जाता है अप्रोक्सीमेटली तो 2 डिग्री अल्कोहल, और इमीडिएटली अगर टर्बिडिटी मिल जाती है तो 3 डिग्री अल्कोहल। तो याद रखिए लुकास टेस्ट करने के लिए आपको तीनों अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप इसमें, और लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल आपको करना होगा। लेकिन अब इसके बाद मैंने जो कंपाउंड्स लिए अगर आप उन पे नजर मारें तो मैंने लिया है सेकंड आपका जो लिया है इथानॉल के साथ फिनॉल। अब इथानॉल को फिनॉल के साथ करना है तो FeCl3 टेस्ट, जैसा कि मैंने कहा था। लेकिन ये आइडोफॉर्म टेस्ट आप कब यूज करना है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट आप तब यूज करिए जब दोनों ही अल्कोहल हो और दोनों सेम डिग्री के हो, यानी कि 1 डिग्री 1 डिग्री या 2 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री 3 डिग्री, क्योंकि फिर आप लुकास टेस्ट नहीं लगा सकते। लुकास के लिए तो एक को 1 होना पड़ेगा, एक को 2 होना पड़ेगा। बट अगर दोनों अल्कोहल सेम डिग्री के हैं तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए फिर आप यूज कर सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो आइए पहले हम आइडोफॉर्म टेस्ट कवर कर लेते हैं, जिसमें हम आपको 2 एग्जांपल समझाऊंगा, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में अगर आप जाते हैं तो ये सेम अल्कोहल मतलब सेम चीज में डिस्टिंग्विश करना है, अल्कोहल 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 अल्कोहल, मिथानॉल इथानॉल, प्रोपेनॉल प्रोपन-टू-ऑल। ठीक है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट पहले देख लेते हैं। ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट में आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जब आप अल्कोहल को यूज कर रहे हैं और उसमें आप आइडोफॉर्म टेस्ट लगाते हैं, और आइडोफॉर्म टेस्ट देखिए काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये आगे एक चैप्टर और है आपका जो मैं कराऊंगा एल्डिहाइड्स की टोन्स वाला, उसमें भी इसको यूज किया जाता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं जिसके साथ हमें रिएक्शन करना होता है वो होता है NaOH, और साथ में लेंगे आप आयोडीन I2। NaOH लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में लेंगे I2। इस टेस्ट का ऑब्जर्वेशन क्या होगा सर, मतलब कैसे पता लग जाएगा कि रिएक्शन हो चुका है, तो यहां पर ऑब्जर्वेशन, जैसे लुकास टेस्ट में ऑब्जर्वेशन क्या था टर्बिडिटी, यहां पर ऑब्जर्वेशन होता है येलो पीपीटी। यहां पर येलो पीपीटी बनती है ऑफ आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3। CHI3 को हम क्या कहते हैं, आइडोफॉर्म कहते हैं। तो आइडोफॉर्म के बनने की वजह से येलो पीपीटी जनरेट होती है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट हो चुका है। लेकिन अब सर हमें ये चीज यहाँ पे याद रखनी है कि कौन से अल्कोहल ये टेस्ट को देते हैं, क्योंकि हर तरह का अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता है। तो आपने लिखना है अल्कोहल हैविंग CH3CHOH ग्रुप, ये ग्रुप होना चाहिए CH3CHOH ग्रुप। तो जिसके पास CH3CHOH ग्रुप होगा गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। तो बस आप ये चेक कर लेना कि जो मेरे को अल्कोहल टीचर ने दिया है उसमें CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए, इसके आगे जो मर्जी हो भाई, हमें मेन ये चाहिए। अगर हमें ये ग्रुप मिल रहा है तो हमारी बात बन जाएगी, फिर हमें ये ग्रुप चाहिए मेन। ठीक है, इसके बाद जो ग्रुप लगा होगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो आइए अब जैसे अगर आप थर्ड मेरा पार्ट देखेंगे तो प्रोपेनॉल प्रोपन-टू-ऑल। अब प्रोपेनॉल कैसा दिखता है देखिए, अगर मैं सेकंड पार्ट को बनाता हूं तो मैंने उसमें लिया हुआ है प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई, प्रोपेनॉल लेना है और एक लेना है आपको प्रोपन-टू-ऑल। तो प्रोपेनॉल देखिए ऐसा दिखेगा CH3, 3 कार्बन लगा देंगे स्ट्रेट चेन में और उसके बाद आएगा OH। प्रोपन-टू-ऑल में जाएंगे तो CH3CH आएगा और सेकंड कार्बन पर OH लगा देंगे। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो इसके पास वो ग्रुप है, ये देखिए इसके पास वो ग्रुप है, यहाँ पे आपको ये चाहिए था CH3CHOH ग्रुप चाहिए था, लेकिन इसके साथ वो ग्रुप नहीं होगा क्योंकि CH3CH2 आ गया, फिर एक और कार्बन आ गई, OH जाकर लगा हुआ है थर्ड कार्बन पर, हमें OH चाहिए था सेकंड कार्बन पे। ये देखिए सेकंड कार्बन पे जब मिथाइल ग्रुप के बाद जो कार्बन आएगा उसी पे OH चाहिए हमारे को। तो ये चीज हमें प्रोपन-टू-ऑल में मिल रही है। तो प्रोपन-टू-ऑल ये टेस्ट दे देगा, तो याद रखें आप कि कैसे याद रख लें, ये प्रोपन-टू-ऑल ये टेस्ट देगा, प्रोपेनॉल ये टेस्ट नहीं देगा। बट टेस्ट करके भी तो दिखाना होगा सर, तो टेस्ट कैसे करेंगे आप, तो जो मैंने अभी रिएजेंट ऊपर बताया था वो आपने यूज करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मान लो हम ले लेते हैं प्रोपन-टू-ऑल, तो प्रोपन-टू-ऑल होगा CH3CH पर OH और CH3।
अब इसमें आप डाल देंगे NaOH के साथ I2, तो रिएक्शन क्या होगा देखिए, अगर आप ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो एक तो आपने पहले आइडोफॉर्म बना देना है, आइडोफॉर्म बना दिया CHI3, और यहां से आपको मिल जाएगी आपकी येलो पीपीटी। ठीक है भाई, तो येलो पीपीटी तो आपको मिल जाएगी आइडोफॉर्म से। बट अब जितने कार्बन वहां पर बचे उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देना है। अब कितने कार्बन और बचे बताइए, 2, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना दीजिए, यानी कि CH3COO Na, और साथ में बनेगा इसमें NaI और H2O। ये बाई प्रोडक्ट है, लेकिन देखो अगर आप मेन प्रोडक्ट पर भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं और वो भी लिखकर आ जाते हैं तो भी शायद टीचर आपको कुछ मार्क्स दे देंगे। और मेन है ऑब्जर्वेशन। अब ये आपने ये भी बता दिया कि हाँ भी प्रोपन टू ऑल क्यों दे रहा है ये टेस्ट, और देगा तो क्या बनेगा, तब भी बात बन जाती है। ठीक है, और अगर हम ये टेस्ट अब किसके साथ करते हैं, प्रोपेनॉल के साथ करते हैं, मतलब CH3CH2OH लेते हैं और उसके अंदर फिर हम NaOH प्लस I2 डालते हैं, तो हम लिख देंगे नो येलो पीपीटी, तो हमें येलो पीपीटी नहीं मिलेगी। तो येलो पीपीटी का आना आइडोफॉर्म टेस्ट को कंफर्म करता है। तो देखा आपने, इस लॉजिक को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, प्रोपेनॉल और प्रोपेन टू। अब सेम लॉजिक को मैं देखो कहाँ यूज कर सकता हूँ, मिथानॉल और इथानॉल को, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो मिथानॉल का फॉर्मूला देखो क्या होता है, मिथानॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH और इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। तो इथानॉल ये टेस्ट दे देगा भाई, देखो इथानॉल ये टेस्ट दे देगा, मिथानॉल ये टेस्ट नहीं देगा। तो इनको आप किससे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, ये जो हमने लास्ट में लिए, इन दोनों को हमने डिस्टिंग्विश करना है आइडोफॉर्म टेस्ट से। ठीक है, इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश किससे कर रहे हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट से। जो लास्ट के दो हैं ये दोनों, तो इन दोनों को आपने करना है आइडोफॉर्म टेस्ट से, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो इन दोनों को आप आइडोफॉर्म टेस्ट से कर देना। अगर आप इथेनॉल के साथ जाओगे तो वो रिएक्शन हो जाएगा और मिथानॉल के साथ वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। यही सेम रिएक्शन करना है, देखिए आपने जो मैंने अभी यहाँ पे करके दिखाया, क्योंकि देखिए क्या होगा ना, अगर मैं आपको थोड़ा समझा दूं तो इथेनॉल ये है, देखिए अब इथेनॉल में आप उसका यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, CH3CH है ना, और साथ में OH चाहिए था हमें तो ये ग्रुप चाहिए था ना, तो यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पे ये H आ जाएगा, तो हमें ये ग्रुप मिल जाएगा बस। तो ये ग्रुप से आपका आइडोफॉर्म बना लेना, और इसके बाद 2 कार्बन है तो एक कार्बन से तो आइडोफॉर्म बना लेना और एक कार्बन का अपना सॉल्ट बना देना, HCOONA बनेगा साथ में। और मिथानॉल ये टेस्ट देगा नहीं, क्योंकि मिथानॉल के पास ये ग्रुप है ही नहीं। मिथानॉल में आप देखें तो CH3OH आ रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर, जिसमें आपके, तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम फिनॉल को इथेनॉल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अगर हमें फिनॉल दे रखा होगा और साथ में दिया होगा इथेनॉल, तो हम उसको डिस्टिंग्विश करेंगे। यहाँ पर फिनॉल को जो डिस्टिंग्विश करना होता है उसके काफी सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें आप कुछ टेस्ट के नाम याद रख लें। पहला टेस्ट है आपका FeCl3 टेस्ट, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा टेस्ट जो यहाँ पर आता है वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, Br2 को वाटर में लेके टेस्ट कर सकते हैं, और एक कपलिंग रिएक्शन भी होता है यहाँ पे, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 है, लेकिन आप कोई भी जो आपको इजी लगता हो वो रिएक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो FeCl3 टेस्ट में देखिए कैसे करना होता है। FeCl3 ये सारे टेस्ट देखिए फिनॉल देता है, ठीक है ना, ये सारे टेस्ट फिनॉल देता है, इसमें से कोई भी टेस्ट इथेनॉल नहीं देगा। तो FeCl3 टेस्ट अगर आपको करना है हमारी, क्योंकि सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहेगा और ये थोड़ा इजी भी है। तो FeCl3 टेस्ट में अगर आपको जाना है तो आपने फिनॉल ले लिया, फिनॉल होता है C6H5OH, और उसके 3 मोल लेके आपने FeCl3 के साथ रिएक्ट कराना है। ठीक है, FeCl3 के साथ। तो यहां पर क्या होगा, ये FeCl3 हमें क्या देगा, FeCl3 हमें दे देगा Fe3+ और 3 Cl-, और यहां पर कैसे रिएक्शन करेंगे, यहां पर आप ले लेंगे C6H5O नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो नेगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा, Fe3+, तो 3 मोल उसके जो हमारे पास, उसको फेनॉक्साइड आयन भी कहते हैं। तो ये जो फेनॉक्साइड आयन होगा ये जाके C6H5O थ्राइस Fe बना लेगा और 3 मोल HCl के बाहर हो जाएंगे, और ये जो आपका प्रोडक्ट बनता है इसकी होती है वॉयलेट पीपीटी। तो वॉयलेट पीपीटी के फॉर्मेशन से हमें पता लग जाएगा कि रिएक्शन हो गया है। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप इथेनॉल के साथ जाते हैं, यही रिएक्शन अगर आप इथेनॉल के साथ जाते हैं जो कि होता है CH3CH2OH, और उसमें अगर आप FeCl3 डालते हैं तो आपको मिलेगा नो वॉयलेट पीपीटी।
ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया ब्रोमीन वाटर, याद है ब्रोमीन वाटर का भी टेस्ट होता है, उसमें ऑर्थो पैराथीनो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, उसमें उसकी वाइट पीपीटी होती है। ठीक है। और कपलिंग रिएक्शन के अंदर हम डाइजोनियम सॉल्ट से उसको रिएक्शन करवाते हैं, जिसके अंदर फिर आपको ऑरेंज कलर की डाई बनती है। तो यहां पर बनता है व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी किसका बनता है? जब बेंजीन रिंग के ऊपर फिनॉल लेंगे और ब्रोमीन वाटर साथ ऐड कराएंगे तो ये बी आर ये कंपाउंड बनाता है। और कपलिंग रिएक्शन के अंदर जब आप जाएंगे डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, ये रिएक्शन होता है, डाइजोनियम सॉल्ट होता है, आपने पढ़ा होगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो उसके साथ जाकर ये ऑरेंज डाई बना लेता है फिर। तो वो रिएक्शन के साथ भी आप जा सकते हैं, बट FeCl3 कर लीजिए, कोई एक याद कर लीजिए, सारे याद करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो इस तरह से आप अल्कोहल के साथ जाएंगे। 3 टेस्ट मैंने आपको बता दिए यहां पर। ठीक है। पहला टेस्ट जो मैंने आपको बताया वो हो गया आपका लुकास, और दूसरा उसके बाद आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट, और उसके बाद फिर आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर FeCl3 टेस्ट। तो ये टेस्ट को अगर आप यूज करते हैं तो आप अल्कोहल फिनॉल के रिएक्शंस कर सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनको आपस में कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो आइए, अब इसमें काफी सारे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, देखिए, जिसमें आपने को देखे होंगे कुछ एल्डिहाइड्स हैं, कुछ कीटोन्स हैं, कहीं पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी हैं, ठीक है, कहीं पर एस्टर भी ले रखा है मैंने। तो अब देखिए यहाँ पर अगर कंपाउंड ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है टेस्ट भी ज्यादा ही होंगे। तो आइए पहले थोड़ा बेस बनाते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स वाला जो चैप्टर है इसके टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन से टेस्ट कैसे यूज करने हैं आपने सबको डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो सबसे पहला टेस्ट जो हम यहाँ पे यूज करते हैं उसका नाम है टॉलेंस टेस्ट, या टॉलेंस रिएजेंट कह सकते हैं आप। अब टॉलेंस रिएजेंट को अगर हम यूज करेंगे तो उसका जो कंपाउंड होता है वो होता है आपका AgNH3 ट्वाइस, ये कंपाउंड लेना है, साथ में OH नेगेटिव। ठीक है, ये कंपाउंड ऐसे याद रखना होगा। और यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या होती है, देखो टेस्ट होगा तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, तो यहां पर बनेगा सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर बनता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag। तो Ag के फॉर्मेशन की वजह से इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो आप चाहें तो इसको एक और नाम दे सकते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है। अब पहले सारे टेस्ट देख लेते हैं कि इसमें क्या करना है, फिर कौन सा टेस्ट कौन देगा नहीं देगा वो बात की बात है। चलिए, अब इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, हाँ, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे वो टेस्ट आपके लिए होगा, देखिए, फैलिंग सॉल्यूशन। तो अगला टेस्ट जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वो होता है फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन जो होता है उसमें आप यूज करते हैं Cu2+ और OH माइनस, Cu2+ और OH माइनस। ठीक है, ये कंपाउंड यूज होता है यहाँ पे। और इसके लिए ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, कैसे पता लगा लेंगे कि टेस्ट हो गया है, तो यहां पर आपको मिलेगी रेड पीपीटी। रेड पीपीटी मिलती है यहाँ पर Cu2O की। तो Cu2O के फॉर्मेशन की वजह से रेड पीपीटी यहाँ पर आता है, रेडिश कलर का पीपीटी रहता है। तीसरा टेस्ट जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो होगा सेम वो जो हमने पीछे यूज किया था, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर आप सेम तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पर आपको फिर ऑब्जर्वेशन में वही आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या मिलेगा, येलो पीपीटी बनेगी भाई यहाँ पर, और वो बनती है आइडोफॉर्म की, यानी कि CHI3। चौथा टेस्ट जो आप यहाँ पे यूज करते हैं उसको नाम दिया है बेकिंग सोडा टेस्ट। बेकिंग सोडा टेस्ट, ये टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। और इस टेस्ट का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो होता है, यहां पर बनते हैं ब्रिस्क एफरवेंसिस। ब्रिस्क एफरवेंसिस बनते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होती है, जैसे आपने सोडा वाटर बोतल ओपन करते हो तो उसमें फीजी साउंड आता है, तो वैसा कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे टॉलेंस टेस्ट, फैलिंग के लिए साथ जा सकते हैं, आइडोफॉर्म के साथ जा सकते हैं, और उसके बाद आपके पास आता है बेकिंग सोडा टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट का हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तभी हम इन सभी को 1 बाय 1 डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन अब कौन ये टेस्ट देंगे कौन नहीं देंगे, आइए पहले उस पर नजर मारते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टॉलेंस टेस्ट की,
तो टॉलेंस टेस्ट को आपने कहाँ यूज करना है? देखिए टॉलेंस टेस्ट को आप यूज करें कहाँ पर, या जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कह रहे हैं, तो आपको डिस्टिंग्विश करना होगा टू डिस्टिंग्विश, अगर आपको करना है बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, और कोई सा भी एल्डिहाइड चलेगा यहाँ पर, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। यहाँ पर भी चाहे कीटोन एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। जैसे एरोमेटिक कीटोन्स में कौन आते हैं? एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, ये सब आते हैं। और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में कौन आते हैं? बेंजल एल्डिहाइड। एलिफेटिक्स एल्डिहाइड्स में इथानल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ये सब आएंगे। और कीटोन्स में अगर एलिफेटिक लेते हैं तो फिर उसमें आपके आ जाते हैं एसीटोन, है ना, ये सब आ जाते हैं। तो आप उसके लिए इसको यूज करें, ठीक है। दूसरा टेस्ट मैंने आपको कौन सा बताया था? फेलिंग सोल्यूशन वाला। फेलिंग सोल्यूशन जो टेस्ट होता है, ये भी आप डिस्टिंग्विश करेंगे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। लेकिन यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एल्डिहाइड जो आप यहाँ पे ले सकते हैं खाली वो एलिफेटिक होना चाहिए। तो ये बात का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बच्चे भूल जाते हैं। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। और कीटोन तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, इसमें एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, ठीक है। लेकिन अब ये टेस्ट देगा कौन, कौन नहीं देगा, उस पर नजर मारते हैं। देखिए, तो ये जो टेस्ट होते हैं, ये जो टेस्ट होता है, टॉलेंस हो चाहे फेलिंग हो, वैसे तो याद रखो कि चाहे टॉलेंस टेस्ट हो चाहे फेलिंग हो, देगा सिर्फ कौन? एल्डिहाइड। तो मैं इसको राइट लगा रहा हूँ। देखो राइट का मतलब है कि ये टेस्ट एल्डिहाइड देंगे, कीटोन्स नहीं देंगे। यहाँ पे ये टेस्ट एल्डिहाइड देंगे, कीटोन्स नहीं देंगे। तो याद रखिए टॉलेंस टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देगा, दोनों तरह का एल्डिहाइड देगा। फेलिंग्स भी एल्डिहाइड देगा बट एलिफेटिक देगा, एरोमेटिक नहीं देगा। तो आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, ठीक है भाई। तो भाई पॉइंट्स हैं जो आपको लिखते जाओ, क्योंकि तभी बात बनेगी। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स अगर आप लेते हैं तो वो ये टेस्ट नहीं देंगे, और कीटोन भी ये टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। और यहाँ तो आपको ध्यान रखना कि टॉलेंस हो तो दो कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आइए पहले इन दो को निपटाते हैं, फिर बाकी दो को करते हैं। सारे एक साथ ही कर देंगे तो समझ ही नहीं आएगा आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए अब इसमें अगर मैं लेता हूं, जैसे मैं आपको पहले दिखाता हूं, जैसे ये देखिए मैंने पहला लिया प्रोपेनल, प्रोपेनॉन। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अब ये कौन से कंपाउंड है। तो प्रोपेनल बताइए क्या होता है? प्रोपेनल होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड, और ये क्या है? कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जैसे दे रखा है, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, तो फटाफट या तो टॉलेंस पकड़ लो या तो फेलिंग पकड़ लो। तो मैं टॉलेंस के साथ जा सकता हूँ। तो टॉलेंस टेस्ट प्रोपेनल दे देगा, लेकिन फेलिंग टॉलेंस टेस्ट जो है प्रोपेनल दे देगा, लेकिन प्रोपेनॉन नहीं देगा। ये हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से जा सकते हैं। अब ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पे देखें तो मैंने बेंजल एल्डिहाइड लिया, ये एसिटोफिनॉन लिया है। अब बेंजल एल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन है तो ये भी एल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन है, लेकिन ये एरोमेटिक है। तो फिर यहाँ पर आप फेलिंग यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब देखो ऊपर वाले में तो आप फेलिंग भी यूज कर सकते हो। ऊपर वाले को अगर डिस्टिंग्विश करना हो, प्रोपेनल को प्रोपेनॉन से करना है, तो आप टॉलेंस के साथ भी जा सकते हो, फेलिंग के साथ जा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऐसे टी और एफ। टी का मतलब है टॉलेंस और एफ का मतलब है फेलिंग। तो टी और एफ दोनों यूज होंगे, बट यहाँ पर तो ये चीज को हमें यूज करना है। तो आइए पहले मैं आपको टॉलेंस टेस्ट करके दिखाता हूं और उसको समझते हैं। देखिए, तो अगर हमें टॉलेंस टेस्ट करना है तो मेरे को जो मैंने पहला कंपाउंड लिया था प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, ये हम यूज कर सकते हैं। देखिए, और यहाँ पे आप दोनों यूज करिए, चाहे आप टॉलेंस यूज करिए चाहे फेलिंग यूज करिए, आपकी मर्जी है। तो जैसे प्रोपेनल का फॉर्मूला होता है CH3CH2CH2। अब इसमें क्या कंपाउंड लिया था याद है मैंने? AgNH3 ट्वाइस। ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, ठीक है। AgNH3 ट्वाइस मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ये देखिए AgNH3 ट्वाइस और OH नेगेटिव, ठीक है। ये कंपाउंड आपने ले लिया, ये कंपाउंड ले लिए। अब इसके साथ जैसे इसको रिएक्ट कराओगे तो इट लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखोगे टॉलेंस, जो टॉलेंस होता है ना, ये एक तरह का कैसा एजेंट होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आप सोचिए कि अगर मैं एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये आयनिक रिएक्शन करना होता है आपको, ठीक है। तो ये आयनिक रिएक्शन बनेगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2CO नेगेटिव, और साथ में जो Ag बनाना था वो बनेगा, और साथ में रिलीज होती है अमोनिया और वाटर। तो मेन प्रोडक्ट ये है हमारा, क्योंकि Ag के बनने से ही क्या मिलेगा आपको?
सिल्वर मिरर मिलेगा। एजी के बनने से तो आपको सिल्वर मिरर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप जाते हैं तो ये काम आपका हो गया। देखिए, लेकिन ये टेस्ट अगर आप प्रोपेनॉल के साथ जाएंगे तो नहीं होगा। अब देखो, मैं इसमें फैलिंग भी करके दिखा देता हूं आपको, क्योंकि ये टेस्ट फैलिंग भी दे सकता है। तो मान लो कि मैंने फैलिंग के साथ जाना होता तो CH3 CH2 CHO लेता, तो वो जाता Cu2+ और OH नेगेटिव, और इस बार जो कंपाउंड बनाता तो फिर से इसका तो वही बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और आयनिक रिएक्शन होता है। तो यहां बनेगा अब आप Cu2O बनता है, और Cu2O और साथ में बन जाएगा वाटर। अब इसके बनने से यहां पर आएगी आपकी रेड पीपीटी। तो देखो, आप चाहे प्रोपेनल ले लो, एल्डिहाइड है, एलिफेटिक है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड में टॉलेंस भी चलेगा। ये मैंने आपको टॉलेंस वाला करके दिखाया है, और ऊपर और नीचे वाला मैंने आपको फैलिंग करके दिखाया। लेकिन अब प्रोपेनॉन अगर लेते हैं, प्रोपेनॉन कौन होता है भाई? प्रोपेनॉन कौन होता है? प्रोपेनॉन का मतलब हो गया ये, एसीटोन भी कहते हैं इसको। अगर आप ये लेते हैं तो फिर ये किसी में भी कुछ नहीं करेगा। तो आपने चाहे इसमें आप टॉलेंस डाल लो, ठीक है, चाहे आप इसमें फैलिंग डाल लो, कुछ भी कर लो ना, आपको नो सिल्वर, अगर टॉलेंस के साथ जा रहे हो तो लिख दो नो सिल्वर मिरर, और अगर फैलिंग के साथ जा रहे हो तो लिख दो नो रेड पीपीटी। ठीक है, तो कीटोन ना टॉलेंस रिएक्ट करता है ना फैलिंग से रिएक्ट करता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप जा सकते हैं। लेकिन तो आइए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा मैंने आपको दे रखा है बेंजल एल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन। अब बेंजल एल्डिहाइड जो होता है वो होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड, यानी कि C6H5CHO, और एसिटोफिनॉन होता है एरोमेटिक कीटोन C6H5COCH3। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो सकता है। तो अब इसमें आप टॉलेंस के साथ ही जाना, फैलिंग मत यूज करना। यहाँ पर आपको टॉलेंस ही यूज करना है, क्योंकि ये टॉलेंस टेस्ट दे देगा और ये नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि फैलिंग मत जाना, मैंने लिखवाया था आपको पीछे, अगर आपको याद हो, कि अगर आप एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं तो वो फैलिंग टेस्ट नहीं दे। तो इसलिए अगर आप बेंजल एल्डिहाइड का सोच रहे हैं कि आप कर लेंगे टॉलेंस फैलिंग के साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कर लेना सेकंड पार्ट। अब इसके बाद अगर आप जाते हो तो मैंने एक टेस्ट और बोला है, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट का इस्तेमाल आपने कब करना है? जब दोनों सेम नेचर के कंपाउंड हो, यानी कि सेम नेचर मतलब दोनों एल्डिहाइड हो या दोनों कीटोन हो। तो जब दोनों एल्डिहाइड हैं, दोनों कीटोन हैं, तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए फिर आप यूज कर सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। अब अल्कोहल में जैसा देखा था कि सारे अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहे थे, तो वैसे ही सारे एल्डिहाइड या सारे कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। तो आइए समझते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट को हम यहाँ पर कैसे यूज करते हैं, ताकि हम अब जैसे थर्ड पार्ट को बना पाएंगे। क्योंकि थर्ड पार्ट में इधर भी इथानल है, इधर प्रोपेनल है, दोनों एल्डिहाइड हैं। ये पेंटन 2 ऑन है, ये पेंटन 3 ऑन है, दोनों कीटोन्स हैं। तो यहाँ पर हमें अलग तरीके से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप एल्डिहाइड को एल्डिहाइड से करने के लिए आप टॉलेंस या फैलिंग को तो यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम आइडोफॉर्म टेस्ट यूज करना चाहते हैं फिर से, लेकिन हम कहाँ यूज कर रहे हैं इस बार हम यूज कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए। तो रिएजेंट तो वही यूज होगा फिर से, NaOH के साथ I2, और ऑब्जर्वेशन तो मैंने बताई दी थी लास्ट टाइम भी, आइडोफॉर्म बनेगा ना। लेकिन ये टेस्ट कौन से एल्डिहाइड और कीटोन्स देंगे? तो आपने याद रखना है, ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन कंडीशन है। देखिए, ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये ग्रुप होना जरूरी है। देखिए, अगर ये ग्रुप आपको आपके एल्डिहाइड से कीटोन्स में मिल रहा है तो ही बात बनेगी। तो इसको हम कहते हैं मिथाइल कीटोन, क्योंकि CH3 मिथाइल हो गया, CO कीटोन हो गया, तो मिथाइल कीटोन होना चाहिए, ये ग्रुप मिलना ही चाहिए। तो जैसे कि अब मैंने पहला जो कंपाउंड यहाँ पे लिया था, देखिए वो लिया हुआ है इथेनॉल प्रोपेनल। तो आइए देखते हैं कि इथेनॉल प्रोपेनल में ये कौन देगा इस टेस्ट को। तो अगर मैं थर्ड के साथ जाता हूं तो वहां मैंने लिया हुआ है इथेनॉल एंड प्रोपेनल। तो इथेनॉल और प्रोपेनल का स्ट्रक्चर बनाओ पहले आप। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है कि सेम के साथ करना है आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी कि एल्डिहाइड को एल्डिहाइड के साथ डिस्टिंग्विश करना हो और कीटोन को कीटोन के साथ डिस्टिंग्विश करना हो, तब आपने इसको यूज करना है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। चलिए, तो अब मैं इथेनॉल का फॉर्मूला देखता हूं क्या होता है। तो सर इथेनॉल होता है CH3C डबल बॉन्ड H, ये होता है, और प्रोपेनॉल होता है CH3CH2C डबल बॉन्ड H।
तो देखिए इसके पास ये ग्रुप है, अगर आप ध्यान से देखें तो इथानल के पास हमें ये ग्रुप मिल रहा है मिथाइल कीटोन, बट इसके पास नहीं है क्योंकि इसके पास मिथाइल ग्रुप के बाद तो ये इस पे तो इथाइल ग्रुप लगा होगा, ये तो इथाइल कीटोन बन गया एक तरीके का। इथाइल के बाद CO आ रहा है, वो नहीं चाहिए हमें, मिथाइल के बाद ही CO चाहिए था। तो ये इस टेस्ट को दे देगा, ये नहीं देगा। तो कैसे टेस्ट करना होगा, आपने ले लिया जैसे CH3 C डबल बॉन्ड H इथानल ले लिया और इसमें आपको डाल देना है फिर से वही कंपाउंड NaOH प्लस I2। कई जगह पे इसकी जगह पे NaOI भी लिखा होता है, तो वो सेम ही चीज है, ठीक है। NaOI भी अगर आप यूज करते हैं वो भी सेम चीज है। तो पहला तो एक कार्बन का हाइड्रोफॉर्म बना दो, तो वो बन जाएगा आपका CHI3, क्योंकि CHI3 से हमें मिल जाएगी अपनी येलो PPT। ठीक है, बाकी इसमें फिर वही सॉल्ट बना लेना, तो आपका एक सॉल्ट बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका HCOONA और साथ में बन जाएगा NaI और वाटर। लेकिन ये रिएक्शन अगर आप किसके साथ करते हैं, प्रोपेनल के साथ करते हैं, CH3 CH2 CH हो गया प्रोपेनल, तो आप इसमें डाल देंगे अगर NaOH के साथ I2, तो आप लिख देंगे नो येलो PPT। तो इथानल प्रोपेनल। अब सेम यही लॉजिक मैं अगले वाले में भी यूज कर सकता हूं, देखिए किसमें, इसमें पेंटन 2 ऑन पेंटन 3 ऑन, क्योंकि दोनों कीटोन है। अब दोनों कीटोन है तो इनको भी हम आइडोफॉर्म्स टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पेंटन 2 ऑन और पेंटन 3 ऑन का स्ट्रक्चर बनाओ पहले, अगर आप इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ फिर आप समझ जाओगे। तो पेंटन 2 ऑन बनाते हैं पहले। पेंटन 2 ऑन का मतलब हो गया 5 कार्बन तो बनाने हैं, लेकिन सेकंड पोजीशन पर आपको लगाना होगा कीटोन। तो ये देखो ये बना पेंटन 2 ऑन, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर आप पेंटन 3 ऑन के साथ जाते हो, पेंटन 3 ऑन में भी 5 ही कार्बन है, बट थर्ड पोजीशन पे कीटोन लगाना होगा, तो ये बनेगा कुछ ऐसा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास मिथाइल कीटोन है, ये देखिए इसके पास मिथाइल कीटोन है, इसके पास नहीं, इसके पास दोनों तरफ इथाइल लगा हुआ है, तो ये इस टेस्ट को दे देगा, ये नहीं देगा। तो देखिए इस तरह से हमने अभी तक देखिए फर्स्ट कर लिया है, सेकंड थर्ड फोर्थ। अब जो मेरे पहले 4 क्वेश्चन बनाए थे वो एल्डिहाइड और कीटोन पर बेस्ड थे, लेकिन जो मेरे अगले क्वेश्चन हैं वो ज्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड पर बेस्ड हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमने एक स्पेशल टेस्ट बना रखा है जिसका नाम है बेकिंग सोडा टेस्ट। ठीक है, इसमें और भी टेस्ट हो सकते हैं, इसमें FeCl3 टेस्ट भी होता है, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा बेकिंग सोडा टेस्ट। यानी जब भी आपको लगे कि मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करना है किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, चाहे वो फिनॉल हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो एस्टर हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो अमाइंस हो, तो आप उनके लिए बेस्ट रिएक्शन जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा बेकिंग सोडा टेस्ट। तो आइए बेकिंग सोडा टेस्ट का इस्तेमाल कर कर हम इस पे काम कर सकते हैं, जो मेरे आगे के 4 कंपाउंड्स हैं। तो देखिए, तो अगर हम जाते हैं फिर से आगे, और यहां पर अब हम बात करने जा रहे हैं बेकिंग सोडा टेस्ट की। तो बेकिंग सोडा टेस्ट में क्या होता है ये देखिए, तो नाम से इसका काम है बेकिंग सोडा, तो आपको पता होना चाहिए बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है भाई, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। तो अगर आप कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, रिएक्शन समझ लीजिए, जैसे RCOOH लिया आपने, और उसका रिएक्शन अगर आप बेकिंग सोडा के साथ करा दें, तो ये कंपाउंड बनाता है RCOONA अपना सॉल्ट, साथ में पानी, और बनेगी CO2। तो यहाँ पर जो मेन चीज है वो CO2 है, क्योंकि ये CO2 गैस जब वहां पे रिलीज होती है तो उसी की वजह से बनते हैं ब्रिस्क एफरवेंसेस, और ये ब्रिस्क एफरवेंसेस बनने की वजह से ही वहां पर पता लग जाता है कि रिएक्शन हो गया है। तो ये रिएक्शन के साथ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आप ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड ही देते हैं, वो चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम थोड़ा सा अपने रिएक्शंस को देखें, तो हमारे पास पहला दे रखा है फिनॉल के साथ बेंजोइक एसिड, तो फिनॉल के साथ बेंजोइक एसिड लेना है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है ये वाला, चलो पहले हम ये 5th बना लेते हैं, फिर हम 6th पर आते हैं। तो अगर आपको अब ये 5th बनाना है, तो देखिए आपको क्या करना होगा। तो आपने लिया बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग के ऊपर ले लीजिए COOH, और उसका रिएक्शन करा दीजिए बेकिंग सोडा के साथ। तो जैसे ये रिएक्शन होगा तो ऊपर आपने उसका सॉल्ट बना देना है, सोडियम बेंजोएट कहते हैं इसको,
और फिर से आपने बना देना है H2O के साथ CO2। तो ये रिएक्शन होते ही आपका कहानी हो गई। अब बस CO2 आगे लिख देना कि ब्रिस्क एफिनिटीज बन गए। लेकिन आप इसको फिनॉल के साथ कराना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि बेंजीन रिंग पर OH लेते हैं और उसका रिएक्शन कर देंगे NHCO3 के साथ, तो नहीं होगा। तो फिर यहां आपको लिख देना है नो ब्रिस्क एफरवेंसेस, ये लिख देना आपने। ठीक है, तो ये लॉजिक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लॉजिक आप देखिए कहां कहां लग जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। ये लॉजिक आप कहां कहां लगा सकते हैं। ये लॉजिक आप लगा सकते हैं फिनॉल का हो गया ना, तो बेंजोइक एसिड साथ जा रहे हैं तो फिनॉल वो टेस्ट नहीं दे रहा, बेंजोइक एसिड दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट के साथ भी आप इसे लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि यहां पर अगर मान लीजिए बेंजोइक एसिड और फिनॉल ना देकर टीचर इधर दे देता है आपको इथानॉल और इधर दे देता है इथानोइक एसिड, तो भी आप इसी टेस्ट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल भी ये टेस्ट नहीं देंगे। तो यहां पर भी हमने सेम चीज यूज कर ली, इसके लिए भी बेंजोइक टेस्ट कर लो, सोडा बेकिंग सोडा टेस्ट, और इसके लिए भी आप बेकिंग सोडा टेस्ट लगा दो, इसके लिए भी आप बेकिंग सोडा टेस्ट लगा दो। तो ये जो मैंने 3 हाईलाइट किए ना, ये तीनों के साथ आप बेकिंग सोडा टेस्ट लगा देना। और बेकिंग सोडा टेस्ट देखिए एस्टर भी नहीं देता है, तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो इथेनॉल इस टेस्ट को नहीं देगा, इथेनोइक एसिड दे देगा। बेंजोइक एसिड इस टेस्ट को दे देगा, इथाइल बेंजोएट नहीं देगा। इथाइल बेंजोएट जो होता है वो एस्टर होता है, तो ये भी इस टेस्ट को नहीं देगा। इथेनोइक एसिड साथ भी आपको सेम ही करना है। इथेनोइक एसिड होता है आपका CH3COH, तो ये भी आपका बेकिंग सोडा टेस्ट दे देगा। लेकिन अगर आप कौन सा देखें, सिक्स्थ वन मैंने दोनों ही एसिड ले रखे हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड डिस्कस करने के लिए आप टॉलरेंस टेस्ट का इस्तेमाल कर लेना। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर फॉर्मिक एसिड के साथ एसिटिक एसिड टीचर देता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड के साथ क्या देता है, एसिटिक एसिड, तो यहीं इसको लिख लो आप। तो अगर टीचर आपको देता है फॉर्मिक एसिड और आपको देता है एसिटिक एसिड, तो आपने जो मैंने पीछे आपको रिएक्शन करवाया था ना, वही करना है आपने। तो आपने यूज करना है टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट के साथ चले जाना। तो फॉर्मिक एसिड उस टेस्ट को नहीं देगा और एसिटिक एसिड देगा। तो एसिटिक एसिड में क्षमता होती है कि वो क्या बनाएगा, सिल्वर मिरर बना लेगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि अगर एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में से कोई आता है तो फिर हम क्या यूज करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट के साथ चले जाएंगे। दोनों एसिड अगर देखो दोनों एसिड होंगे तो फिर बेकिंग सोडा टेस्ट होना काम करेगा, है ना भाई। तो इसलिए फिर हम इसके साथ जा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, जिसके अंदर एल्डिहाइड कीटोन, एरोमेटिक, एलिफेटिक दोनों टाइप के एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ बता दिया और कार्बोक्सिलिक एसिड बता दिया। ठीक है, और उसके लिए आप बेकिंग सोडा टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फैलिन टेस्ट, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट ये यूज करेंगे। चलिए बच्चों, तो अब हम आते हैं अपने आखिरी कंपाउंड्स की तरफ, जो होते हैं हमारे अमाइंस और एनिलीन्स। तो इनके अगर हम काम करना चाह रहे हैं तो आइए अब इनके ऊपर हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो ये हमारे कुछ कंपाउंड जैसे कि इथाइल अमाइन के साथ डाई इथाइल अमाइन आ गया, एनिलीन आ गया, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आ गया। अभी हमने 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल किया था जिसमें लुकास टेस्ट का यूज किया, बट इनको कैसे करना होगा। तो आइए पहले देख लेते हैं कौन से टेस्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास देखिए आपने पहले याद रखना है कि अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, ये बातें पहले लिख लेना, अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन 1 डिग्री अमाइन एंड 2 और 3 डिग्री अमाइंस, ठीक है, मतलब 1 होगा और 1 के साथ 2 आ जाए, या 1 के साथ फिर कौन आ जाए, 1 के साथ 2 आ जाए या 1 के साथ 3 आ जाए। तो आपने कौन से टेस्ट के साथ जाना है, तो यहां पर एक टेस्ट होता है उसका नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसको कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी कहते हैं, इसका एक और नाम होता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो फिर आप इसके साथ जाएं, जैसे कि आप हम ये टेस्ट कहाँ यूज कर सकते हैं, इथाइल अमाइन और डाई मिथाइल अमाइन में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इथाइल अमाइन 1 डिग्री होगा और डाई में मिथाइल अमाइन जो होता है 2 डिग्री होता है। तो ये 1 डिग्री अमाइन है और ये आपका 2 डिग्री अमाइन, इसके लिए कर सकते हैं। तो आइए पहले इनको कर ही लेते हैं, साथ साथ ही कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। तो आपने क्या लिया, देखिए 1 डिग्री
और 2 डिग्री कैसे डिसाइड होगा, नाइट्रोजन के साथ जो आर लगे होंगे उससे डिसाइड होगा। नाइट्रोजन के साथ एक आर लगाया तो 1 डिग्री, 2 लगे हैं तो 2 डिग्री, 3 लगे हैं तो 3 डिग्री। तो जैसे इथाइल अमाइन का फॉर्मूला ये होता है CH3CH2NH2। तो N के साथ एक ही कार्बन लगा हुआ है, रिएक्शन करने के लिए आपको डालना पड़ेगा KOH और साथ में आपको डालना पड़ेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। और जैसे आप ये रिएक्शन करेंगे तो ये इसका नाम आइसोसाइनेट इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से हटा देंगे कंपाउंड और आइसोसाइनेट लगा देंगे। आइसोसाइनेट होता है आपका NC लग जाएगा और साथ में KCl बनेगा और वाटर बनेगा। लेकिन अब कैसे ऑब्जर्वेशन क्या होगी सर, कैसे पता लगेगा कि टेस्ट हो गया? तो यहाँ पर जो होता है इसकी ना काफी ज्यादा फॉइल स्मेल होती है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो कंपाउंड होता है इसका जो होता है फॉइल स्मेल होता है। तो फॉइल स्मेल होने की वजह से बदबू जैसे आते हैं ना, वैसा कुछ स्मेल होता है, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये टेस्ट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो फॉइल स्मेल होता है यहाँ पर। लेकिन अगर हम इसकी जगह पे आप क्या लेते हैं, डाइमिथाइलअमाइन लेते हैं। अब डाइमिथाइलअमाइन कैसा दिखेगा, तो डाइमिथाइलअमाइन ये होता है, देखिए CH3NHCH3 और इसके अंदर फिर आप डालेंगे KOH और साथ में क्लोरोफॉर्म, तो फिर नो रिएक्शन, कोई भी इस प्रकार का आपको जो है रिएक्शन होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपका 1 डिग्री अमाइन है और उसको फिर आपको डिस्टिंग्विश करना हो किसके साथ, उसको आपको डिस्टिंग्विश करना हो या तो 2 डिग्री के साथ या तो, अब इसको 3 डिग्री के साथ भी कर सकता था। इसको 3 डिग्री का मतलब होगा कि यहाँ पे भी एक H हटा के एक CH3 और आ जाएगा, तो भी ये आइसोसाइनेट टेस्ट नहीं देगा। तो 3 डिग्री अमाइन भी इस टेस्ट को नहीं देते और 2 डिग्री भी नहीं देते। तो क्या याद रखना है कि ये टेस्ट कौन देता है, 1 डिग्री अमाइन देते हैं और ये दोनों इस टेस्ट को नहीं देते हैं। ठीक, अब मैंने अगला लिया है एनिलीन। एनिलीन को कभी भी अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है किसी के साथ भी, जैसे एनिलीन के साथ आ रहा है इथाइल अमाइन, एनिलीन के साथ आ रहा है बेंजाइल अमाइन, तो आप इसको डिस्टिंग्विश करिए कपलिंग रिएक्शन से। मैं कपलिंग रिएक्शन के साथ ही जाऊंगा, आपको कभी भी एनिलीन मिले आप हमेशा कपलिंग रिएक्शन के साथ चले जाइए। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखो, अगर एनिलीन के साथ, क्योंकि देखो एनिलीन खुद में ना 1 डिग्री अमाइन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एनिलीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। तो ये कैसा अमाइन बन गया, एक तरीके से 1 डिग्री बन गया है क्योंकि नाइट्रोजन एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। तो अगर ये किसी 2 डिग्री या 3 डिग्री के साथ आता है, ध्यान से सुनना, अगर किसी के 2 डिग्री 3 डिग्री से आता है तो आप आइसोसाइनेट के साथ जा सकते हो। ध्यान से सुनिए क्योंकि खुद में 1 डिग्री है ना मेरे भाई, तो 1 डिग्री अगर 2 या 3 के साथ आएगा तो हम आइसोसाइनेट के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर अब मैंने जो कंपाउंड लिया वो भी 1 डिग्री है साथ वाला, अब जैसे कि मैंने ये लिया हुआ है बेंजाइल अमाइन। अब बेंजाइल अमाइन को अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा CH2NH2, ये होता है बेंजाइल अमाइन। तो बेंजाइल अमाइन भी 1 डिग्री है भाई, ये भी 1 डिग्री हो गया क्योंकि नाइट्रोजन एक ही से जुड़ा हुआ है। अब ये भी 1 डिग्री अमाइन है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है, तो फिर मैं इसको आइसोसाइनेट से नहीं कर पाऊंगा ना भाई। तो कपलिंग रिएक्शन का आप इस्तेमाल करिए यहाँ पर। तो आप ऐसे याद कर लो कि अगर मुझे, अब जैसे ये वाला है इथाइल अमाइन, तो ये भी दोनों 1 डिग्री है, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाओगे भाई, आइसोसाइनेट नहीं लगे। तो कपलिंग रिएक्शन, तो कपलिंग रिएक्शन में कैसे करना होता है, आइए वो देख लेते हैं हम कपलिंग रिएक्शन को कैसे करना होता है। वैसे तो देखिए रिएक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा रिएक्शन यूज कर रहा हूं जो कि आप सभी में यूज कर सकते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे एनिलीन के साथ फिनॉल आ गया कल को, फिर आप क्या करेंगे, है ना भाई। एनिलीन के साथ बेंजोइक एसिड आ गया तो फिर क्या करेंगे। तो ये रिएक्शन कर लो बस एक याद, उसी को लगा दिया सब जगह पे। तो कॉन्सेप्ट ये करोगे जो सब जगह लग जाए, ये नहीं कि चैप्टर बदल गया तो टेस्ट बदलना पड़ रहा है, ऐसा मत करिए। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, एनिलीन ये होता है, देखिए ये एनिलीन होता है, या पहले आप इसमें रिएक्शन करना होता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया, देखिए हमने, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है, बेंजीन के साथ N2Cl लगता है यहाँ पर, और उसको रिएक्शन कर देंगे एनिलीन के साथ। ये एनिलीन हो गया, देखिए NH2 लगा दिया, इसका एक H यहाँ से बाहर करना होता है और उसके बाद फिर आपने ये कंपाउंड यहाँ से हटा देना होता है, HCl यहाँ से बाहर टाइप कर देंगे और ये दोनों कंपाउंड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। बस ये दोनों कंपाउंड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन के थ्रू। कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा आपको, देखिए कुछ ऐसा, और ये रिएक्शन जो होता है ये आपका होता है एसिडिक मीडियम में H+, ठीक है। और ये जो कलर बनेगा ये येलो डाई बनेगी, तो इसकी ऑब्जर्वेशन है येलो डाई। ऐसा सेम रिएक्शन फिनॉल भी करता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, बट वहां पे बनती है आपकी ऑरेंज कलर की डाई।
तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बस कि येलो डाई के साथ आप जाएंगे कपलिंग रिएक्शन, मैंने देखो फिनॉल के लिए भी बताया था, लेकिन आप एनिलीन के साथ भी जाएंगे तो एनिलीन इस रिएक्शन को देगा, और अगर आप इसके साथ कोई और कंपाउंड लेंगे तो वो इस रिएक्शन को नहीं देता है। तो जैसे कि अगर मैंने जो पीछे रिएक्शन में बेंजाइल अमाइन लिया तो वो भी इस रिएक्शन को नहीं देगा, ये एनिलीन दे देगा खाली। और एथाइल अमाइन के साथ भी आप सेम तरीके से जा सकते हैं। तो याद रखना बस, एनिलीन को अगर किसी डिस्टिंग्विश करना है तो आप क्या यूज करिए, कपलिंग रिएक्शन यूज करिए। अब बचा है लास्ट। लास्ट क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तीनों अमाइन को डिस्टिंग्विश करना है भाई। अब 1 को 2 से करना है या 1 को 3 से करना है तो बात बन रही है, बट 2 और 3 को कैसे करेंगे भाई, 2 और 3 आ गया, क्योंकि 2 3 तो दोनों में कोई नहीं आइसोसाइनेट टेस्ट देता है। तो वहां पर हमारा आता है एक और टेस्ट जिसका नाम है हिंसबर्ग टेस्ट। तो ये है आपका एक आखिरी टेस्ट जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और इसको नाम दिया गया है हिंसबर्ग टेस्ट। अब हिंसबर्ग टेस्ट कब यूज करना है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, टू डिस्टिंग्विश करना हो आपको किसके बीच में, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस के बीच में। तो जब आपको यूज करना है हिंसबर्ग टेस्ट। अब हिंसबर्ग टेस्ट यूज होगा तो कोई रिएजेंट होगा, है ना भाई। तो जैसे यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होता है उसका नाम ही यही है, हिंसबर्ग रिएजेंट। अब हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl, ठीक है, SO2Cl, बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये कंपाउंड कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं, और तीनों अमाइन के साथ आप इसको रिएक्ट करेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैंने इस कंपाउंड को बनाया, बेंजीन बनाऊंगा देखो पहले तो, फिर सल्फर लगाऊंगा, 2 ऑक्सीजन लगाऊंगा डबल बॉन्ड के साथ, और ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कंपाउंड लिया। अब 3 बार लिखना पड़ेगा आपको ये कंपाउंड, क्योंकि मेरे को तीनों अमाइन के साथ रिएक्शन करवाना है। तो नेक्स्ट मैंने फिर इसको लिख दिया देखिए, और लास्ट मैंने फिर इसको लिख दिया। अब तीनों तरह के अमाइंस हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहला लो 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन मतलब एक R जुड़ा होना चाहिए, RNH2, यहाँ पे 2 R लगा दो, यहाँ पे 3 R लगा दो, इस तरह से। अब क्या होगा सर, रिएक्शन में करना क्या है, इस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट याद रखो आप, इस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है HCl। तो यहां से देखिए मैं एक H निकाल सकता हूं, और यहां से Cl, यहां से मैं एक H निकाल सकता हूं और Cl, लेकिन देखो इसके पास H ही नहीं है, जो 3 डिग्री अमाइन है उसके पास H ही नहीं है, तो HCl निकलने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब ये रिएक्शन तो समझ गए कि भाई हिंसबर्ग टेस्ट के साथ जब जाएंगे तो 3 डिग्री अमाइंस तो इस रिएक्शन को करते ही नहीं है, नो रिएक्शन, क्योंकि HCl नहीं निकल पाएगा यहाँ पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हाइड्रोजन इन 3 डिग्री अमाइन। लेकिन यहां पर तो हो जाएगा सर, हाँ मैंने कहा यहां तो हो जाएगा भाई। तो यहां पर आप सर क्या बनाना चाहेंगे, तो मैंने कहा देखो भाई यहां पर आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा अब कुछ ये, तो बेंजीन रिंग बनाएं पहले, और उसके बाद सल्फर लगाएं, डबल बॉन्ड सजाएं। अब यहां पर देखिए Cl चला गया तो RNH बनेगा, तो यहां पर आपने इसको जोड़ना है, आप किसके थ्रू, यहां पर आएगा N, ठीक है। उसके साथ आपने, अब देखिए इसमें एक H चला गया तो अभी भी एक H चला गया तो एक H अभी भी बचा हुआ है, और साथ में आपने जोड़ देना है यहाँ पे, ये कुछ ऐसा कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा देखिए। अब ऐसे कुछ कंपाउंड यहाँ भी बनेगा, तो ये आ जाएगा S डबल बॉन्ड, और उसके बाद आ जाएगा आपका N, और यहाँ पर हो जाएंगे आपके पास 2 R, ये बन जाएगा देखिए। अब क्या होगा, ये जो कंपाउंड यहाँ पे बना इसको अगर हम किस में डाल दें, KOH में डाल दें, तो जैसे ही मैं इसको KOH में डालूंगा तो ये उसमें सोलेबल हो जाएगा, और जैसे ही मैं इसको KOH में डालूंगा तो ये इनसोलेबल रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा, इनसोलेबल रहेगा। तो अगर जो KOH में जाके घुल गया, जो KOH में जाके घुल गया वो तो 1 डिग्री अमाइन था भाई, यानी कि आप कैसे याद रखो, जो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट भी कर ले और जाके KOH में डिसॉल्व भी हो जाए तो वो तो 1 डिग्री है। जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट तो करे लेकिन जाकर KOH में डिसॉल्व ना हो, वो 2 डिग्री है। और जो जाकर भाई रिएक्ट ही ना कर पाए, हिंसबर्ग से रिएक्ट भी ना कर पाए, डिसॉल्व होने की बात तो बाद में आएगी, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, वो आपके लिए 3 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप जाते हैं तो आप
हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। तो इसको कब यूज करना है? जब आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश करना होता है। तो देखा स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में मैंने आपके सामने सारे के सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट जो हमने इन सभी कंपाउंड्स के लिए बताए वो आपको मैंने समझा दिए हैं। और अगर आप ये सारा लेक्चर ढंग से देख लेते हैं और उसको नोट डाउन कर लेते हैं कि कब मुझे कौन सा टेस्ट कहाँ यूज करना है और रिएक्शंस थोड़े लर्न करने होंगे आपको, तो एग्जाम में बात बन जाएगी। देखिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो बच्चे तो लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इसका वीडियो का बेनिफिट हो सके। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी काम की वीडियो हम बच्चों के लिए लेकर आते हैं और जो आपको एग्जाम में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो बच्चे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।